नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ टोटल हेल्थ। आई एम किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। क्लाउडी स्काइज एंड थंडर शावर्स, लवली एयर एंड द रेन ड्रॉप्स, ब्यूटिफुल साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, pleasantness all around and severity all around. Here comes the rain, here comes the monsoon. The lovely weather of monsoon is the season that everyone wants to enjoy. But be very careful and cautious about the infections and diseases, because the monsoon is a lovely season that makes everything look fresh and lovely, but it can play a spoil sport if it affects our skin and also cause skin problems. So today we will be discussing what are the skin problems that can affect our health in this season and how to prevent skin problems during monsoon. बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने। और जिस तरह से बारिश के समय में जो बारिश की बूंदें हैं वो न सिर्फ धरती को, शस्य श्यामला धरती को हरा भरा करती है, बल्कि मन को भी प्रफुल्लित करती है। इंद्रधनुषी रंग जो है वो मन पे बिल्कुल असर डालते हैं, लेकिन जब उससे जुड़ी हुई बीमारियां हमारे पास में आती हैं तो लगता है कि ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और यही है, त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो बहुत परेशान करते हैं, खासतौर पर बारिश के मौसम में। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरह से ये उपाय करें कि ये रोग हम तक ना आने पाएँ, और अगर आ गए हैं तो कैसे उससे बचा जाए, कैसे उससे निजात पाई जाए। इसके विषय में आज हम विस्तार से बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से। और आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिए ताकि इस बरसात के मौसम में आप त्वचा संबंधी रोगों से मुक्त हो सकें। Healthy glowing skin is appealing for everyone. It is a base of an attractive look, but if the skin is not good, then many problems may occur. So we want to know what are the problems that affect our skin in this season and how we can prevent them. It is very essential to take some precautions during the monsoon because skin demands extra care and attention in this humid weather. How can we prevent the skin problems? That we'll understand from the experts. उससे पहले इस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि कौन से खतरे होते हैं हमारी त्वचा के लिए इस बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में त्वचा से संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। मॉनसून के मौसम में आर्द्रता और उमस के कारण त्वचा संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। शरीर से तेल और पसीना अधिक निकलता है, जिससे खुजली होती है और इसके कारण त्वचा और बालों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बरसात में त्वचा की समस्याओं का खतरा अधिक होता है। इस मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे करें और बरसात में कैसे हो त्वचा की समस्याओं से बचाव, ऐसे कई प्रश्न सभी के मन में उठते हैं। इस मौसम में अधिक पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पसीने की दुर्गंध आपको परेशान कर सकती है। इस मौसम में टैनिंग होने पर पिगमेंटेशन या त्वचा सांवली होने की संभावना भी रहती है। उमस के कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। किसी कीड़े के काटने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। बरसात के मौसम में मुहासों की समस्या भी बढ़ सकती है। वहीं बालों का रूखापन और बाल झड़ने की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। ऐसे में त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। बारिश में भीगने के बाद अधिक समय तक यदि गीले कपड़ों में रहना पड़े तो समस्या का कारण बन सकता है। त्वचा की छोटी सी भी समस्या होने पर आवश्यक है कि त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए और उनकी सलाह अनुसार ही उसका समाधान किया जाए। बरसात में सफाई को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, जिससे त्वचा के संक्रमण से बचा जा सके। त्वचा और बालों की सही देखभाल करें और सावधानी रखें। छोटी छोटी बातों का पालन करने से आप संक्रमण और त्वचा की कई बीमारियों से बच सकते हैं और बरसात में आपकी त्वचा स्वस्थ रह सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। Healthy skin is not the matter of a miracle, but it needs commitment and special care. A proper care of skin is required during the monsoon months, and though monsoon comes with the own set of skin problems, how to prevent them and how to take good care of skin in the season, we'll be talking about this, and joining in will be the eminent experts. We'll be having Dr. Kaushal K. Verma, Professor, Department of Dermatology, All India Institute of Medical Sciences.
Joining in is Dr. Vibhu Mendiratta, Director Professor, Department of Dermatology from Lady Hardinge Medical College. And what homeopathy has to say about these skin problems and prevention of skin problems during monsoon. Discussing with us will be Dr. A.K. Gupta, Senior Consultant Homeopathy. बिल्कुल, और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना विशेषज्ञों का इतना खास पैनल है, तो आप दर्शकों हमारे साथ इसमें स्वयं लाइव जुड़ सकते हैं। और लाइव जुड़ने का तरीका यह है कि आप हमारे साथ लाइव सवाल जवाब पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारी फ़ोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 1800111234, और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल नंबर भी नोट कर लीजिए, आईडी भी नोट कर लीजिए, totalhealth@ddnews@gmail.com। आप इस पर ईमेल पूछिए और हमारे विशेषज्ञों से इसके जवाब लीजिए। So let's start the discussion and understand what are the precautions and how to go about it. How can we keep our skin healthy in this season? To start with, Dr. Kaushal K. Verma, a very warm welcome to Total Health, and we would like to understand how does the monsoon, the humidity in the air affects our skin, and what are the risks that occurs in the season? Namaskar, thank you. The monsoon season, as you have said, is a very important season out of all the seasons, and it's a good season in the sense that yes, it gives the greenery, the green environment, the clean air, but at the same time it gets you certain skin problems also. When the temperatures are high and the humidity is there in the atmosphere, then the chances of infection in the skin rise, and all kind of infection, the bacterial infection, fungal infection, and the viral infection, all these three kind of infections do increase during the time when the rainy season is there. So it's important that yes, we need to understand as to why does this happen and how the infections can be prevented. The first and foremost thing is that you must clean your skin thoroughly with soap and water. So skin has to be kept hygienic, it should be kept clean, and you can say take bath more than once, maybe twice a day to clean it up. So the sweat and the sebaceous secretions which say comes out from the skin glands, it doesn't get deposited there. And because of the sweating and the secretions, you have the possibility of having say moisture getting collected, and the moisture leads to the infections, which is bacterial infection, fungal infection. And if the infection is already there, like fungal infection which is going on for some time, then it gets increased, and the possibility of viral infections also increased during this time. The people who already have say underlying certain conditions like diabetes, who are otherwise also prone to get say the bacterial and fungal infections, the possibility of their infection going up is also very high during the monsoon season. So it's very important that you must keep your skin very clean. Right. बिल्कुल, स्किन को बहुत सेफ रखने की और बहुत सजग रखने की ज़रूरत है इस मौसम में। डॉक्टर मेंदिरत्ता, जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा कि 3 तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या वजह होती है इस इन्फेक्शन की, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पे हाई रिस्क पे रहते हैं, या सभी को ये सामान्य तरीके से एक बराबर ही लोगों पर असर डालती है? देखिए, ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो जो हमारा स्वेटिंग है, शरीर से जो पसीना निकलता है, बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमारे शरीर को, बॉडी को कूल रखता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो कि हम रेनी सीजन में ज़्यादातर हम देखते हैं, तो जो पसीना है सूखता नहीं है, जल्दी से सूखता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज सैचुरेशन इन द एयर। तो क्या होता है कि ये जो पसीना है, ये हमारी त्वचा को डैमेज करता है, फ्रिक्शन बढ़ाता है। और अगर टाइट कपड़े पहने हैं, वजन ज़्यादा है किसी भी इंसान का, तो जो ओबीज और फैट लोग हैं उनको समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि पसीना सूखता नहीं है बॉडी फोल्ड्स में। और बॉडी फोल्ड्स में सूखने के वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लाली हो जाती है, और लाली होने से त्वचा इन्फ्लेम हो जाती है। इन्फ्लेम जो स्किन है वह एक इजी एंट्री पोर्टल बन जाता है। जितने भी कीटाणु हमारे, कुछ तो हमारी त्वचा पर ही कीटाणु जो है हर एक की स्किन में रहते हैं, नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन बोलते हैं। और उन लोगों में, उन इंडिविजुअल्स में जिनमें थोड़ी सी रोग प्रतिरोधक क्षमता, या जिसे हम बॉडी इम्यूनिटी कम कहते हैं, जैसे डायबिटिक्स ज़्यादा प्रोन होते हैं, और एल्डरली इंडिविजुअल्स हो गए, उनमें भी त्वचा क्योंकि ड्राई होती है, त्वचा का जो बैरियर है
उसकी जो आउटर लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जिससे कि एक पोलिसिंग होती है, बाहर से इन्फेक्शन अंदर ना जाए, तो वो जो एक पावर है स्किन की कम होती है। तो डायबिटिक्स हो गए, एटॉपिक इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें कि एलर्जी ज्यादा रहती है, उनके जेनेटिक्स में, उनके अंदर से जो बॉडी की संरचना ऐसी है, स्किन की संरचना ऐसी है कि वो इतनी सक्षम नहीं है कि बाहर के अटैक को रोक सके। तो इन इंडिविजुअल्स में ओबीस, डायबिटिक्स और जो एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स हैं, और इवन हम देखते हैं कि हाउसवाइफ्स में भी ये समस्या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है पानी के साथ, कपड़े धोना, हाथ पैर में उनकी जो मॉइस्चर है ज्यादा रहता है। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जहाँ पे पसीना ज्यादा आता है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए या कुक्स हो गए, जिनका की एक्सपोजर गर्मी और हीट और पसीने से ज्यादा रहता है, वो ज्यादा इस चपेट में आते हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, अगर किसी को त्वचा का संक्रमण हो जाता है तो होम्योपैथी में आप किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, और क्या कुछ ऐसी सावधानियां या दवाएं हैं जो अगर पहले से ली जाए, पता है कि व्यक्ति को शायद खतरा ज़्यादा होगा, जैसे डायबिटिक्स के बारे में बताया गया, तो पहले से ही अगर उस तरह की दवाएं ली जाती हैं तो खतरे को कम किया जा सके? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जिनमें इन्फेक्शन है, प्रोन है, जो डायबिटिक है, तो वो उनमें खतरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ये हमें पता है कि पेशेंट पहले से प्रोन है, तो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है होम्योपैथी के अंदर, तो हम उसको आने वाली प्रॉब्लम से उसको काफ़ी हद तक बचा भी सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन एक बार हो भी जाता है, देन सिम्टोमेटिक आधार पे उसका जो हमें ट्रीटमेंट किया जाता है लक्षणों के आधार पे, तो होम्योपैथिक दवा देने से वो पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। बट फिर भी एक चीज़ मानी जाती है, जहाँ मैं कुछ मरीजों में या रोगियों में देखा था कि कुछ फैमिली हिस्ट्रीज हैं जिनमें एक्जिमा वगैरह की हैं या एटोपिक डर्मेटाइटिस की फैमिली हिस्ट्री है, तो वहाँ पे अगर ये बच्चों में या बूढ़ों में या इवन एडल्ट्स में अगर ऐसी है, तो उनको रेगुलर रूप में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर वो रेगुलर रूप में ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तो ये आने वाले जो सिम्टम्स इसके हैं कि मानसून के टाइम पे उनका जो फ्लेयर है वो काफ़ी हद तक संभवतः रुक सकता है। और ऐसे में जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट को हम जैसे माना इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर द स्किन डिजीज, क्योंकि स्किन के अंदर जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में आता है, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स की फॉर्म होती है, विच अफेक्ट्स एंड शोज ऑन टू द स्किन। हालांकि स्किन एक बड़ा ऐसा महत्वपूर्ण अंग है बॉडी का जो सबसे बड़ा एक्सपोज होता है और हर कोई आदमी देखता है, परंतु इसके साथ साथ ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उसका आउटलेट है बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, जिसकी फॉर्म में वो, चाहे वो स्वेट की फॉर्म में निकले, चाहे वो ऑयल की फॉर्म में निकले, चाहे वो कील मुहासों की फॉर्म में निकले, तो ये जो बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकलती है। और जब अगर हम उसको सप्रेस करते हैं, तो ये सप्रेस करने से धीरे धीरे प्रॉब्लम उस टाइम तो फॉर द टाइम बिंग बेशक ठीक लगे कि ठीक हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम डज नॉट गेट वेल, वो उसके और ज्यादा भीषण उग्र रूप धारण कर लेती है। एंड एवरी सक्सेसिव अटैक ऑफ द स्किन प्रॉब्लम बिकम्स मोर सीवियर। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में व्हाट वी एडवाइज कि दैट जब होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो हम उसको सप्रेशन को अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उसको जो इरप्शंस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उनको इमीडिएटली सप्रेस ना करें, बल्कि लेट द टॉक्सिसिटी बी आउट ऑफ द सिस्टम। बिकॉज जो एक बेसिक वो है टू ट्रीट फ्रॉम विद इन बॉडी, जब विद इन से ट्रीट होती है तो ये एक्सटर्नली उसको बाहर फेंकती है। और अगर हम बाहर फेंकने वाले को मलहम लगा के या कुछ लगा के सप्रेस कर लेते हैं, तो वो स्किन पे तो ठीक हो जाती है, पर उसका इम्पैक्ट कहीं और चेस्ट पे या बॉडी के किसी और पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए वी प्रेफर टू अवॉइड सप्रेशन। डॉक्टर कौशल वर्मा, जब भी किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है या रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, तो बहुत कॉमन है ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज करना। स्टेरॉइड क्रीम्स अवेलेबल होती हैं केमिस्ट शॉप पर जो खुद ही खरीद कर इस्तेमाल की जाती हैं।
कितना खतरा हो सकता है व्यक्ति को अगर बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरह की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं? और दूसरी बात, जो व्यक्ति घर में है उसके परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनको किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता होगी अगर उस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हो गया है? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि फंगल इन्फेक्शन आजकल वैसे भी इस सीजन में ज़्यादा होता है, और वैसे भी देश में और बाकी जगह भी फंगल इन्फेक्शन की जो दर है वो बढ़ रही है। और उसकी भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि लोग ओवर द काउंटर जा कर के मेडिसिन ले लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें कई मेडिसिन का 3 या 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें स्टेरॉइड होता है, उसमें एंटीबायोटिक होता है, उसमें एंटी फंगल होता है, उसमें दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड जो यूज़ है टॉपिकल स्किन पे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ में। और जब स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उसमें शुरू में इनिशियली लगता है कि ये बीमारी थोड़ा ठीक हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली ठीक नहीं होती है, वो बढ़ रही होती है, और बढ़ते बढ़ते वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार सारे शरीर में फैल जाती है। इसलिए ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। स्टेरॉइड वाली क्रीम्स को स्पेसिफिकली बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि उसके एक तो ये बीमारी बढ़ाती है और उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है कि आप जो है ओवर द काउंटर जा कर के मेडिसिन खरीदें और उसको अपने आप से इस्तेमाल करें। और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा था कि फैमिली मेंबर्स प्रिकॉशंस क्या रखें? देखिए, इन्फेक्शन ये है एक तरीके का जिसकी इन्फेक्टिविटी रिलेटिवली कम है, लेकिन एक आदमी को अगर घर में फंगल इन्फेक्शन है तो दूसरों को हो सकता है, ये दूसरों को ट्रांसमिट हो सकता है कि फोमाइट्स वगैरह हैं, या जैसे कि कॉमन कपड़े कई बार इस्तेमाल होते हैं कि टॉवल जो है, सेम टॉवल जो है घर में एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसको इन्फेक्शन है और दूसरे लोग जिनको नहीं है, तो उसमें एक से दूसरे को इन्फेक्शन हो जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसमें बेहतर तो यह है कि डॉक्टर की सलाह के साथ में, और इसका पूरा इलाज होना चाहिए। कभी कभी लोग थोड़ा सा इलाज 1-2 हफ्ते लेने के बाद में जब उनको लगने लगता है कि ये बीमारी ठीक हो गई है या ठीक हो रही है या खुजली कम हो गई है या निशान कम हो गए हैं, तो वो बंद कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये बहुत जल्दी वापस आ जाता है। बंद करने के तुरंत बाद ही देखा गया है कि क्लिनिकल सेटिंग्स में कई बार अस्पताल में लोग आते हैं कि उन्होंने एक कोर्स लिया 15 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में, और डॉक्टर की सलाह के बिना उसको जो है फिर बंद कर दिया, तो कुछ दिनों के बाद में वो दोबारा से हो जाती है। और इस बीच में जब वो उनको इन्फेक्शन चल रहा होता है तो परिवार के दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो जाने का खतरा भी बढ़ता है, और कई बार उनको इन्फेक्शन हो जाता है। आजकल ये भी देखा गया है कि एक ही फैमिली के कई सारे लोग जो है फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह से पूरा इलाज किया जाए, और जितने टाइम तक इलाज की सलाह दी गई है कि इसको इतने टाइम लेना है, उतने टाइम तक उस इलाज को लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विभू मेंदिरत्ता, एक ढेर सारे सवाल भी आ रहे हैं हमारे पास ईमेल पर, और उसके अलावा ये भी देखने में आता है कि जो पिंपल्स है या मुहासे इस सीज़न में बहुत कॉमन हो जाते हैं और बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है। कैसे इनसे बचाव करें और क्या कुछ करें कि मुहासे उसे निजात पाया जा सके? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मुहासे एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हम ब्रॉडली इसको समझें, हम देखते हैं कि ज़्यादातर टीनेज में मुहासे बनने शुरू होते हैं, क्योंकि जो हार्मोनल सिक्रीशन है शरीर में, जब हम चाइल्डहुड से प्यूबर्टी में आते हैं और किशोरावस्था में आते हैं, तो हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो थोड़ी एक्टिव होती हैं, ऑयल सिक्रीशन बढ़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पोर्स हैं हमारे, ज़्यादातर फेशियल स्किन पे, चेहरे की त्वचा पर ये पोर्स होते हैं, जिससे कि ऑयल सिक्रीट होता है। और यदि ये ब्लॉक हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर ऑयल सिक्रीशन है, तो वो ऑयल ग्लैंड की जो उसका पोर है, उसकी जो छिद्र है, उसको बंद कर देता है, और उससे क्या होता है कि ये कलेक्ट होने की वजह से इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, और इस तरह से हमें चेहरे पर दाने और मुहासे, लाल रंग के दाने या पस वाले दाने नजर आते हैं। ज्यादातर ये दाने हमें फोरहेड पे, चीक्स के ऊपर या पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपरी हिस्से पे या बाजू के ऊपर, अपर आर्म्स के ऊपर भी हो सकते हैं। जो अधिक प्रभावित जो एज ग्रुप है, उसमें हम अगर ले तो 12 साल की उम्र से लेकर के शुरुआत होती है, और अप टू 22 ईयर्स तक ये समस्या रहती है। लेकिन क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं ह्यूमिडिटी पर,
तो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में जब होती है तो हमारी ऑयल ग्लैंड्स एक्सेसिव सिक्रीट करती हैं, ऑयलीनेस स्किन की बढ़ जाती है। ऑयलीनेस बढ़ने की वजह से जो ऑलरेडी जो टीनेजर्स जो इससे प्रोन हैं उनमें ज्यादातर मुहासों की समस्या अधिक विकराल रूप ले लेती है। तो ऐसे में हम कैसे बचें? तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम अपनी थोड़ा सा डाइट का ध्यान दें कि खाने में हम ऑयली चीजें, चॉकलेट्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, बहुत ज्यादा दूध पीना, नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ खाना। आजकल बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि थोड़ा सा जो डाइटरी इम्पोर्टेंस है एक्ने में उसमें है। हमें ज्यादा हाई फैटी फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है डाइट का वो खाना पीना हमें थोड़ा अवॉइड करना है। हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अपना बॉडी का जो वजन है उसको बीएमआई जिसे हम बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, उसको हमें बिल्कुल एक रेगुलेट करना है। उसके अलावा हमें अपनी त्वचा की देखभाल इस प्रकार से करनी है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल निकल रहा है उस ऑयल को हम त्वचा पर कलेक्ट ना होने दें। उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्लेंजर यूज करना है। डर्मेटोलॉजिस्ट के संपर्क में आकर के कई इस तरह के क्लेंजर्स हैं जो आपकी बॉडी की स्किन की पीएच को भी खराब नहीं करते और जो ऑयल है उसको भी रिमूव करते हैं एंड इवन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करते हैं। सो क्लेंजिंग ऑफ स्किन रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा भी ओवर एक्साइटमेंट में हमें बार बार भी त्वचा को नहीं धोना, क्योंकि अगर हम अपने फेस को दिन में 4 बार 5 बार धोएंगे तो उससे स्किन डैमेज होती है, उसमें नेचुरल ऑयल चला जाएगा, स्किन की पीएच डैमेज होगा, स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज होगा और उसमें त्वचा को और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। इसके जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हेयर की जो ऑयलीनेस है उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर एक्ने। Right. You're talking about washing of hair, Dr. Vibhu. I would like to bring in Dr. A.K. Gupta. Dr. Gupta, some people are also affected by dull hair and the hair fall in this season. So, what can be done to prevent this? And if a person is having any kind of problem with the hair, dullness of hair, the luster goes off, and some people experience a lot of hair fall, what should be done in such cases? Well, because of this, rainy weather or something, like when there's a dullness, you feel in the dullness of hairs or you feel luster is gone. The possibility could be of the atmospheric situation would have be affecting it all. And some people, they do get kind of a seborrheic infection also, that because of the dandruff. And if you keep maintain this some proper hygiene of the head, I mean regular hair washing is the most important, because if you sweat like and then you don't wash your hair properly, then it is going to cause more problem. And people suffering from, this hair fall, and they avoid using oil, they avoid using washing with the fear of, because they feel that they wash their hair, they have more hair fall. To avoid that, they avoid, washing hairs, which is not a correct step. Because running away from, hair fall in this way is not proper. Instead, that what they should do is they should go to their doctor and get themselves treated after properly being analyzed to their problem. And preferably a homeopathic consultant who would look into the entire details of the, his or her case, that what causes it, because sometimes it is the emotional mental stress also which causes a problem. And there are hormonal imbalance, like patients suffering from thyroid, patients suffering from diabetes, patients suffering, girls especially suffering from PCOD, they tend to get more of these problems. And the more they worry, the more the problem gets increased. So the best thing is one should keep a balanced in their diet, taking should be balanced, and they should keep their mind also in a balanced manner, should have a proper sleep, proper diet, and proper moderation in life. Doing with a little bit of medication or lifestyle modification would be very, very important. And then they need to take a treatment of their problem with a proper homeopathic doctor. And once those symptoms have been taken into account, because we have seen that there are certain patients, their hair fall becomes only more once they wash. And in certain cases, they find when they comb their hair, that is the time when they feel more hair loss. So to avoid seeing both the conditions, they avoid
washing, they avoid combing also, which both ways incorrect. So, I mean, taking away, I mean, for this particular problem with the medication, treated it is much better. And homeopathy works beautifully in these kind of a things. We have seen number of cases where because the water, what they've been using is the hard water, some at a places, different places, and the pH of that thing causes a problem. So if you use the mild soap, mild shampoo, that would be helpful. But certain cases, like people using very harsh shampoos and harsh soap, they tend to get into more problems. So better is moderate in everything. That would be a mantra for the people who are suffering from this hair fall problem. With this bounce, there's less of bouncing, less of luster and all that. And if you use proper kind of nutrition to the this hair, that would be much more helpful. जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, आकाश, जो उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। जी आकाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, मुझे जैसे सोराइसिस का प्रॉब्लम है और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा सोराइसिस ठीक तो हो जाता है, फिर से हो जाता है और इसका परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर वर्मा इसका जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल जी। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको कि इम्यून मीडिएटेड है, ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, जिसमें ठीक हो जाने के बाद में इसमें वापस आ जाने के चांसेस तो रहते हैं। लेकिन आजकल इस तरीके के इलाज अवेलेबल हैं जिसमें ठीक हो जाने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक ये पेशेंट जो हैं ठीक रह सकते हैं। और किसी किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत छोटी जो खुराक है या जो स्मॉल डोजेज हैं दवाइयों की, वो अगर कंटिन्यूसली लेते हैं, जो कि जिससे ये पता लगा है कि वो दवाइयाँ सेफ भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं, तो उसको लेने की वजह से कोई खतरा नहीं है और उससे बीमारी कंट्रोल में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सोराइसिस का इलाज नहीं है, इलाज है और लंबे टाइम तक ये पेशेंट जो हैं स्वस्थ रह सकते हैं, सोराइसिस के बिना रह सकते हैं, रिमिशन में रह सकते हैं। इनको बस एक प्रॉपर जो है वो कंसल्टेशन, एक एक्सपर्ट की ओपिनियन, उनकी सलाह लेनी चाहिए और उसके साथ में इलाज को कंटिन्यू रखना है और उनकी सलाह के हिसाब से ही इलाज करना है। जी Dr. Verma, dandruff is another problem that is very common in this season. So what would you like to suggest to the people? Because some people say that we should not wash our hair regularly, whether we should oil the hair or not. How would you address to that? I think the only issue that needs to be addressed in case of dandruff is the hygiene. You need to clean your head every day. Use shampoo. Shampoo cleans better than soap, and do not apply hair oil. So if you do these two things, a regular cleaning and also not using hair oil, that will keep you dandruff free. Right. That is the only thing that you need. There is no necessity of any treatment or any medication unless there is a problem which is basically responsible for damage. But generally in people who are having dandruff, and it's a common problem, everybody gets it. This is the sweat secretion and sebation secretion which gets deposited on the scalp and which is manifested as dandruff. So if you clean it regularly, there would be no dandruff, and if you don't clean it, then it will get deposited, you will have itching, you will have infection, and there are other problems which are going to come up. So the only thing that needs to be done, a proper hygiene, scalp hygiene, and not using hair oil. डॉक्टर वर्मा, कुछ इससे रिलेटेड मेल्स भी आए हैं जो कह रहे हैं कि उनको डैंड्रफ या डेड स्किन स्टार्ट अकरिंग ऑन माय हेयर इवन आफ्टर 2 days ऑफ शैम्पू, तो क्या कुछ खास करें कि ये इस तरह की जो समस्या है इससे निजात पा सकें? बिल्कुल खास करें। वो खास ये है कि वो 2 दिन बाद क्यों धोते हैं, वो रोज धोएं। उसमें रोज शैम्पू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डजंट लीड टू एनी वीकनेस ऑफ हेयर, इट डजंट लीड टू एनी इंक्रीज हेयर लॉस। It's only like you take bath every day, you wash your head also every day. Right. Clean it with shampoo. Shampoo cleans better. So tell them that yes, use it every day, clean it every day. Like you brush your teeth every day, you take bath every day, you clean your head also every day. Okay. Dr. Vibhu, some people tend to sweat a lot in this weather. Dr. Verma, some people tend to sweat a lot in this weather, and body odor also embarrasses them quite sometimes. So किस तरह से पसीने की दुर्गंध जो है उसको दूर किया जा सकता है? और अगर इस तरह की समस्या है तो कपड़ों को लेकर किस तरह के कपड़े पहनने हैं बरसात के मौसम में, और क्या पाउडर का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि इतनी स्वेटिंग होती है कि अगर पाउडर भी लगाया है तो वो सब फ्लो करने लगता है। किस तरह से उनको इस समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए?
स्वेटिंग तो अमूमन है, ये तो इस सीजन में स्वेटिंग होती है। तो पहली बात जो हमने कही थी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्किन हाइजीन। तो अगर गर्मी का सीजन है तो दिन में 2 बार बाथ ले सकते हैं, उसके बावजूद भी पसीना आता है तो उसके लिए टेल्कम यूज़ कर सकते हैं जो कि पसीने को एब्जॉर्ब करता है। कॉटन के कपड़े जो लाइट हैं उनको पहनना चाहिए, और जो लोग बाहर रहते हैं या बाहर काम करते हैं उनको पसीना ज़्यादा आता है तो उनको थोड़ा इस तरीके के कपड़े पहनें जिससे वो थोड़े से खुले हों, जिससे शरीर में हवा लगे। और इसके अलावा आपने ये पूछा है कि कुछ लोग डिओड्रेंट यूज़ करते हैं। डिओड्रेंट भी ठीक है, वो तो एक तरीके का स्ट्रिंजेंट इफेक्ट डिओड्रेंट का होता है। जो टेल्कम पाउडर से पसीनों को एब्जॉर्ब करते हैं, डिओड्रेंट जो है वो का स्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है जो थोड़ा ग्लैंड्स को ब्लॉक करते हैं जिससे पसीना कम आता है। और इसकी वजह से जो दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध तो इसलिए आती है क्योंकि वो स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, सीवेशियस सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो डिपॉजिट होते हैं तो उसमें से स्मेल आती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको साफ रखा जाए। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर गुप्ता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों से बहुत स्मेल आती है, तो क्या उनको करना चाहिए? क्या होम्योपैथी में भी इसको ठीक करने के कुछ उपाय हैं? हाँ बिल्कुल है, जिसको हम ऑफेंसिव फुट स्वेट कहते हैं। जैसे सुबह कोई व्यक्ति निकलता है सॉक्स पहन के और शाम को जब घर आता है और सॉक्स उतारता है तो बहुत ज्यादा पंजेंट, बहुत बदबूदार वो होता है। ये हालांकि हर एक किसी में नहीं होता, तो ये पर कुछ जिन व्यक्तियों में होता है उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो एक तो अवॉइड करें नायलॉन के सॉक्स ना पहने, दे शुड ट्राई टू वियर प्लेन प्योर कॉटन सॉक्स। नंबर 2, उसमें जो शूज पहनते हैं दैट शुड ऑल्सो नॉट बी वेरी टाइट। कई लोगों को क्या होता है कि टाइट शू पहनने से उसमें जो कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द फिंगर्स एंड ऑल, तो वहाँ पे एनफ स्पेस नहीं बचता एयर की वेंटिलेशन के लिए, तो वो वहीं पे वो रहती है और वो इट स्टार्ट्स कॉजिंग इरिटेशन एज वेल एज द स्मेल टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ऐसे में उन व्यक्तियों को तो जिनको ये ऐसा है उनको तो पहले कोशिश करें कि जब वो नहाते हैं, नहाने के बाद जब पैरों को साफ करते हैं, पैर धोने के बीच में जो पैरों के बीच में जो उंगलियां होती हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके और सुखा के पहने। नॉर्मली क्या होता है कि जब एक आदमी में नहाता है ऊपर से बहुत अच्छी तरह रगड़ लेता है, पैर आता है ऊपर से फटाफट हल्का सा वो करा और अपने सॉक्स पहने और चलते बने। तो जहाँ पे अगर वो मॉइस्चर रहेगा बिटवीन द टोज, इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि उसको पूरा ड्राई करके पहना जाए और कॉटन की सॉक्स पहनी है। और अगर उसके बाद फिर भी रहती है तो देन वी हैव अ मेडिकेशन इन होम्योपैथी which gives a very beautiful results in treating these kind of cases। और वैसे भी जैसे हम बात कर रहे थे कि ये इस स्किन प्रॉब्लम में डॉक्टर कौशल बारी बारी वो भी कह रहे हैं कि लाइक हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज वेरी ट्रू, बट एट द सेम टाइम wearing of type of clothes is also very important in such type of situation. If you are wearing synthetic clothes, so you are likely to get more of problem. So avoid terracotta, so polyester and nylon, this kind of thing. Synthetic clothes should be avoided, and more, softest cotton should be used with that too, with little looser one. Right. Don't wear very, very tight clothes because that would also cause you more irritation and more problem. जी बिल्कुल। तो हमने अब तक समझा है कि किस तरह से त्वचा से संबंधित बीमारियों को दूर किया जा सकता है, और ढेर सारे ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो विशेषज्ञों से हमारी चर्चा जारी रहेगी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. बिजली तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें। लेकिन सिर्फ अंदर जाना काफी नहीं है, आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं। नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि ना धोएं।
तार वाले फोन का उपयोग न करें। दीवार आउटलेट से नहीं जुड़े कॉर्डलेस और मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। बैटरी बचाने के लिए एसएमएस का प्रयोग करें। बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें और एसी बंद कर दें। लगे हुए विद्युत उपकरण या तारों के संपर्क से बचें। आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। Welcome back after the break. Today we are discussing how to prevent skin problems during monsoon and how should be the skin care in the season. बिल्कुल, और ढेर सारे सवाल हमारे ईमेल पर भी आ रहे हैं। कुछ सवालों को ले लेते हैं। डॉक्टर वर्मा के बाद डॉक्टर मेहंदी रत्ता से बात करते हैं। डॉक्टर मेहंदी रत्ता, बहुत सारे लोग पिंपल्स से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं और राजेश यादव मुरैना मध्य प्रदेश से पूछते हैं कि जब भी ये शेव बनाते हैं उसके बाद इनको पिंपल्स निकल आते हैं और ये प्रॉब्लम जो है ये मानसून सीजन में ज़्यादा होती है, क्या करें ये? देखिए, एक तो ऐसा है कि जब शेविंग करते हैं तो अब जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो थोड़े से डैमेज होते हैं, उस पर थोड़ी सी इंजरी होती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हेयर फॉलिकल की इन्फेक्शन हो जाती है। उसे हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, जो कि शेविंग के बाद कॉमन है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो आप रेजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से आप उसको धोएं, उसको स्टेरिलाइज करें। किसी का रेजर इस्तेमाल ना करें। जो शेविंग जो आप यूज करते हैं, ब्लेड करते हैं, उसको आप चेंज करें, उसको स्टेरिलाइज करें अच्छे तरह से। आप डिटॉल वाले पानी में धो सकते हैं या गर्म पानी में थोड़ी सी डिटॉल की बूंदें डाल करके रख सकते हैं। तो अगर जो इन्फेक्शन है अगर आप यूज कर रहे हैं किसी का भी, तो वो इन्फेक्शन आपको जल्दी से नहीं होगा। और दूसरा ये है कि हम कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जिससे कि इस इन्फ्लेमेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर विभू, मानसून इज ऑल्सो द सीजन, अ फेवरेबल सीजन फॉर द इंसेक्ट्स टू ब्रीड। सो इंसेक्ट बाइट्स आर क्वाइट कॉमन इन दिस सीजन। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कीड़े ने काटा या चल रहा है, आपने उसको मारा एंड आपके स्किन पर जो उसका फ्लूइड लगता है उससे कुछ निशान, ब्लिस्टर्स, स्किन रैशेस या एलर्जी भी हो जाती है। किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए? एब्सोल्युटली। जो रेनी सीजन है इसमें बहुत तरह के हमें बाइट्स और इस तरह के रिएक्शंस टू इंसेक्ट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स देखने में आते हैं। और जैसा कि आपने ये अभी डिस्क्राइब किया कि इट इज नॉट ओनली द बाइट जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के जो कि जब स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो एक एलर्जिक रिएक्शन या एक इरिटेंट रिएक्शन क्रिएट करते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि स्किन में रेड हो जाती है त्वचा, वहां पर उसमें थोड़े थोड़े वेसिकल्स या छाले टाइप के बन जाते हैं, और कभी तो त्वचा नीली और काली भी पड़ जाती है जिसे हम क्यूटेनियस नेक्रोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसका इंसेक्ट का बॉडी पार्ट्स है वो एक स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग नेचर का होता है और स्किन को इरिटेट करके इस तरह का रिएक्शन क्रिएट करता है। और अगर कई तरह के ऐसे बाइट्स हैं, स्पाइडर बाइट्स हैं और कुछ आमतौर पे इस तरह के मॉस्किटोज हैं या बेड बग्स हैं जो कि रेनी सीजन में, क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो ये ज़्यादा होते हैं और इसलिए हमें स्किन के ऊपर कई तरह के रिएक्शन जैसे लाल लाल चकत्ते, अर्टिकेरिया हो सकता है जिसे कि हम पैपुलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। बहुत खुजली होती है पूरी बॉडी में और लाल रंग के दाने उभरे हुए निशान बन जाते हैं। और अगर बहुत सिवियर रिएक्शन हो उन इंडिविजुअल्स में जिसमें कि जैसे मैं पहले बता रही थी कि अटोपिक स्टेट होती है जिसमें कि एलर्जी के सेल्स ऑलरेडी ब्लड में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर उनको इस तरह के इंसेक्ट्स का बाइट, मल्टीपल बाइट्स, अगर सपोज वो कहीं ट्रैकिंग पे गए, जंगल में गए रेनी सीजन में, या वैसे ही किसी बहुत ही ग्रीन पार्क में गए, तो वहाँ पे अगर इस तरह के मल्टीपल बाइट्स हो जाएं तो कई बार उसमें एक समस्या, एक थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसमें सांस लेने की समस्या हो सकती है, बीपी फॉल कर सकता है। तो इसलिए मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि आप जो एंटी मॉस्किटो मेजर्स हैं उसका इस्तेमाल आपको ह्यूमिड वेदर में, रेनी वेदर में बहुत अच्छे तरीके से करना है। जहां तक हो सके आप पूरी बाजू के कपड़े और पूरे लेग्स को कवर करके शूज और सॉक्स के साथ ही आप इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक अगर आप पार्क में जाते हैं तो जाइए, और घर पे भी आप एंटी मॉस्किटो मेजर्स का इस्तेमाल कीजिए।
And at this point in time, we are having a caller with us. Meeta is joining from Goa. Meeta जी, आपका स्वागत. क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरे 3 सवाल है डॉक्टर जी. पहला सवाल है कि इज गीजर वाटर सेफ फॉर 1 year old चाइल्ड, और मेरा दूसरा सवाल है, मेरे 13 साल की बेटी है, उसको एक्सरसाइज करने पर एक्स्ट्रा ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है और फंगल इन्फेक्शन, व्हाइट पैचेस भी है उसको. राइट. और पूछना था कि उसको आर्मपिट का वैक्सीन सेफ है कि. और लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा एक्सेस हेयर लॉस होता है, उसके लिए कुछ दवा है तो पूछने का था. हेयर लॉस पर हमारे विशेषज्ञों ने विस्तार से बात की है. इनके जो वो पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस है. जी. डॉक्टर वर्मा, आपने मीता जी के सवाल सुने, क्या बताना चाहेंगे आप इनको? पहला तो सवाल शायद इन्होंने पूछा कि अपने 1 साल के बच्चे के बारे में, जो क्लियरली नहीं मुझे सुनाई पड़ा कि क्या प्रॉब्लम है 1 साल के बच्चे के. Is geyser water safe for the kid? Yeah, of course. The temperature has to be brought down to near normal skin, and then the water is safe. There is no problem. They can use the say water temperature which is close to the skin temperature. So that it should not be too warm and it should not be too cold. जी. और दूसरा, इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है जो काफी समय से चल रही है, कुछ उसका समाधान अभी तक इन्हें नहीं मिला है. जी, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है काफी लंबे समय तक चल रही है तो फिर इनको एक किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि लंबे समय से तक हेयर फॉल क्यों चल रहा है. ये कोई दवाइयाँ तो नहीं खा रहे हैं किसी बीमारी के लिए जिसमें हेयर फॉल हो सकता है, इनको कोई थायराइड की बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है. इसके अलावा जो हेयर की डिजीज हैं उनमें भी ये होता है कि हेयर फॉल जो है लगातार चलता रहता है. तो इनको जो है एक किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के उसका और उसी के हिसाब से जो टेस्ट होते हैं ना, कि वो एक्सपर्ट की एडवाइस के हिसाब से वो टेस्ट करवा करके उसको जो है इनके हेयर फॉल को जो है उसका इलाज किया जा सकता है. ये थोड़ा मुश्किल है कि बिना देखे हुए कोई एडवाइस कर सके इनको. जी. और तीसरी बात इन्होंने आई थिंक ये पूछा है कि इनकी 13 साल की बेटी है जिसको फंगल इन्फेक्शन है. जी. हाँ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है और स्पेशली गोवा में जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो ह्यूमिडिटी पूरे साल ही रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ह्यूमिड वेदर होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो उसमें भी इनको जो है एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर के उस बच्ची का इलाज करवाना चाहिए. और हाइजीन, जैसे हमने बार बार कहा है कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं. तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. दोनों टाइम उनको बोलें कि वो बच्ची को बात करवाएं और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाएं, उसको एक्सपर्ट्स को दिखा करके उनकी ओपिनियन से इलाज करवाएं. और तीसरा एक सवाल और इन्होंने पूछा था कि एक्सरसाइज जब इनकी बेटी करती है, एक्सरसाइज करने के बाद शायद एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और उससे भी समस्या उत्पन्न हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अमूमन है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है. जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर राइज करता है तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, सीवेशियस सिक्रीशंस भी बढ़ते हैं. तो उसमें है कि जब एक्सरसाइज के बाद आप लौट के आते हैं तो स्किन को साफ कर लीजिए, नहा लीजिए, सोप और वाटर से जो है उसको क्लीन कर लीजिए, साबुन पानी से अच्छी तरीके से नहा लीजिए. उससे स्वेटिंग जो हुआ है वो वॉश हो जाएगा और स्मेल जो है वो खत्म हो जाएगी. तो पर्सनल हाइजीन और स्किन हाइजीन, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन केयर के लिए. और ऐसा देखा गया कि करीब 80 से 90% बीमारियाँ जो स्किन की होती हैं वो अनहाइजीनिक स्किन होने की वजह से होती हैं. और इनको रोका जा सकता है कि अगर प्रॉपर स्किन हाइजीन मेंटेन की जाए, प्रॉपर हेड हाइजीन मेंटेन की जाए, तो ये समस्याएं बहुत कम की जा सकती हैं. और इनको इनफैक्ट बहुत सारी समस्याएं उस सिचुएशन में होंगी ही नहीं. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जी जी. डॉक्टर गुप्ता, अगर बच्चों की बात की जाए तो जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं बरसात के सीज़न में खुश तो बहुत रहते हैं, लेकिन बाहर जाके खेलते हैं गंदे पानी में, कई बार फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, पक जाता है. तो किस तरह से इससे बचाव करें, और क्या खान पान का भी असर इसकी वजह से होता है, खान पान का भी असर पड़ता है इस पर? हाँ, बच्चों में जो हमें रेनी सीजन एंजॉय करते हैं उसमें खाने पीने में भी गड़बड़ी हो सकती है, और जो एनवायरनमेंट की भीगने पर उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कपड़े पहने हुए और भीगे हुए कपड़े पहने हुए और वो काफ़ी देर तक भीगे रहते हैं, और वो नायलॉन है, सिंथेटिक है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा करेगा. तो ऐसे टाइम पे जब भी कोई बच्चे बाहर खेल के आते हैं या भीग के आते हैं तो उनको इमीडिएटली सबसे पहले तो उनके कपड़े उतार के वो अच्छी तरह ड्राई करके नए कपड़े पहनाने चाहिए. अगर उसको नहला सकते हो तो नहलाने के बाद वो करें.
और ऐसी कोई भी चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, कोई एक्सरसाइज करके आ रहे हैं और उनको पसीना आया हुआ है, तो पसीने में क्योंकि इट इज नॉर्मली वो एसिडिक होता है, तो अगर वो उसी की उनके बॉडी के साथ चिपका रहता है तो इट इरिटेट्स द स्किन एरिया को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो सबसे पहले उसमें जाके अपना कपड़े उतार के चेंज करके ड्राई करके नए कपड़े पहन लेने चाहिए। एक तो ये, और अगर उनको जब थोड़े फिंसियाँ हो गई तो उस टाइम पे एक तो प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। खान पीन का डेफिनेटली ध्यान रखना जरूरी है कि इस टाइम पे एनीथिंग इन एक्सेस, चाहे वो बहुत ज़्यादा मीठा हो, बहुत ज़्यादा खट्टा हो और बहुत ज़्यादा नमकीन हो, कुछ अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ बंद करने की जरूरत है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग शुड बी अवॉइडेड इन दिस टाइम ऑफ द सिचुएशन। और जब बारिश के बाद भीगने के बाद वहाँ पे रैशेज आते हैं जिसम के वो कहते हैं अर्टिकेरिया टाइप से, क्योंकि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई बच्चे खेल के आ रहे हैं तो खूब गीले थे, जहाँ पे उनके पैंट या पैंट लाइन है या जो भी है वो काफी कसी रहती है टमी के आसपास, तो बाय द टाइम दे रिमूव दैट टमी, उसका पजामा है या शर्ट या पैंट उतारते हैं तो वो जितना सराउंडिंग एरिया बिल्कुल लाल 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 हो जाता है, और वहाँ पे हल्का सा स्क्रैच करने के बाद झप्पड़ जिसे कहते हैं आर्टिकेरियल टाइप, वो ब्लोचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिस हैपन बिकॉज ऑफ उनकी इरिटेशन करने के बाद, और एक बार उन्होंने स्क्रैच कर दिया एंड देन यू फील लाइक डूइंग मोर एंड मोर। तो बेस्ट थिंग इज, तो ऐसे टाइम पे उनको जो कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। शुड नॉट बी वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ, शुड नॉट बी वेयरिंग वेरी वेरी टाइट क्लोथ अराउंड द वेस्ट और एनीवेयर एल्स, क्योंकि दैट वुड डेफिनेटली कॉज देम मोर इरिटेशन। और अगर ऐसा हो भी जाता है देन दिस सिम्टम मस्ट बी टोल्ड टू द होम्योपैथिक डॉक्टर, बिकॉज उसके हिसाब से मेडिसिन की सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी एंड इट विल क्योर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कंप्लीटली। बिकॉज sometimes what happens is patients are not able to give you a clear cut symptom, but खाली खारिश है, खारिश इज एक्सप्रेशन, बट खारिश कहाँ पे है, कैसे है, किस तरह से, एंड what are the modalities, how it increases and how it decreases, this makes it in homeopathic treatment। डॉक्टर वर्मा, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दरअसल बहुत सारे कॉलर्स हैं जो लगातार फोन कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ कॉलर्स को लेते हैं। साहिल कश्मीर से कॉल कर रहे हैं। कश्मीर साहिल, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये था कि मेरे चेहरे पर दाने निकल चुके हैं, लेकिन अब तो वो ठीक हो चुके, लेकिन उनकी जगह ब्लैक दाग बन चुके, वो ठीक नहीं हो पा रहे। जी, डॉक्टर विभू, आप ये सवाल लेना चाहेंगे? दाने मुहासे बनते हैं, ठीक होते हैं, तो काले धब्बे पड़ जाते हैं। आपकी उम्र कितनी है? आप आई थिंक उस एज ग्रुप में हैं जिसमें दाने बनने एक फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है बॉडी का नॉर्मल, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो खाने पीने के जो प्रिकॉशंस मैंने बताए, और जो आपको क्लेंजिंग और स्किन केयर के लिए मैंने बताया कि आप एक प्रॉपर फेशियल क्लेंजर इस्तेमाल करें। चेहरे पर कोई और क्रीम्स या लोशंस बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आजकल कॉस्मेटिक्स और कई तरह की क्रीम्स और लोशंस मार्केट में मिलते हैं, स्किन को फेयर करने के लिए मिलते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम आपके मुहासों को ठीक करेंगे, आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन क्रीम्स में कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मुहासों को और ऑयलीनेस को बढ़ाते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि आपकी फेशियल स्किन के ऊपर ये बार बार समस्या है। डॉक्टर विभू, क्या काले धब्बे जो इनकी समस्या है कि जब दाने ठीक होते हैं तो काले धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले तो यही है कि पहले मुहासों को कंट्रोल करें, क्योंकि हमारी इंडियन स्किन में मुहासे जब ठीक होते हैं तो पोस्ट इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन बन जाता है। हमारे पास इस तरह की क्रीम्स हैं जो कि स्किन कलर को, जो पिगमेंटेशन हो गया है, जहां पर कलर बनाने वाली कोशिकाएं ज्यादा हो गई हैं, उसको हम कम करके कलर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। धूप से इनको बचना है, क्योंकि अगर ये ज्यादा धूप में जाएंगे और अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेते, सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो फिर ये जो कालापन है, दिस पिगमेंटेशन विल बिकम डार्कर। सो फर्स्ट प्रिकॉशन इज दैट इनको अपना सन एक्सपोजर कर्टेल करना है, स्पेशली बिटवीन 10 to 4 PM इन द डे, जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज्यादा है और जो इसको पिगमेंट को स्टिमुलेट करता है।
दूसरा, इनको ये ध्यान रखना है कि ये स्किन को ज्यादा रब नहीं करें, उसको खुजाएं नहीं, क्योंकि स्किन को जब आप उसको रब करेंगे तो उससे भी, फ्रिक्शन से भी पिगमेंटेशन बढ़ता है। तीसरा, इनको कोई भी चीज ऐसी चेहरे पे नहीं लगानी जो कि ऑयली है, क्योंकि इस तरह से अगर रिएक्शन कुछ भी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चलता रहेगा तो पिगमेंटेशन बढ़ेगा। चौथा, ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, दैट ही हैज टू गेट इन टच विद द डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसके कंसल्टेशन से हम ये देख करके कि पिगमेंटेशन किस तरह का है, लाइटर है, स्किन के ऊपर एपिडर्मल है, डीपर लेयर्स में है, तो क्रीम्स चाहिए या केमिकल पील्स चाहिए या कोई लेजर ट्रीटमेंट चाहिए। सो ऑल दोज स्टेप्स वी हैव टू अंडरटेक after having a consultation. Right. Dr. Kaushal Verma, this is also the time of COVID. So, I have two questions. One, that does COVID infection somehow affect our skin? And also, I have received an email, Mr. Vinod, he wants to know that excessive use of sanitizers during the office time is leaving impression on the skin of my hands. So, what should I do? How would you address to these questions? The first one is that does COVID affect skin? It's a very important question. In fact, COVID affects the skin very much, and it can cause all kind of skin lesions, right from say the very modest rash which we see in other viral infections like viral rash which we call, and from viral rash it can cause say the severe skin lesions which can be say blisters, gangrene, necrosis. And all kind of skin lesions can occur in COVID depending on the severity of the COVID infection. In mild cases, when the symptoms are modest, the only rash can appear and which will disappear after a certain period of time. In patients who are severely sick, all the other kind of skin lesions which have been shown and have been documented in these patients, which can be blisters, ulcers, necrotic lesions, gangrenes, all these can occur. So people have to be careful to recognize that yes, the skin manifestations in COVID are common, and they can happen in the people who are infected with COVID. And all kind of infections, they need to be aware that yes, they can range from mild rash to very severe rash, and they sometimes are helpful in recognizing the underlying severity of the disease also. The second question that he said is sanitizer. Yes, sanitizer has high content of alcohol. And when you use alcohol as sanitizer very frequently, there is a possibility that you develop irritant, say dermatitis, or say the irritant reaction on the skin. So if you have to frequently use, which is also a necessity nowadays, it is emphasized that you should keep your skin sanitized, you should keep your skin clean. So in place of say frequent use of sanitizer, I would also suggest that they can periodically use soap and water, which is less damaging to the skin. And in between, say when they have sanitized their hand and they are say in the clean area, then they can use some moisturizer also. So the effect of alcohol and the sanitizer can be reduced. Right. And also, Dr. Vibhu, these days people are using the masks. Some of the masks are with the tight bands, so people do face the problem on the faces with the marks on the nose and cheeks. So and some rashes also. How to take care of that? वेरी ट्रू, बिकॉज कोविड में अब हमारा जो ड्रेसिंग अप स्टाइल है, स्किन केयर रिजीम कुछ तो फोर्स्ड है, और मास्क के साथ क्या है कि अगर मास्क डेफिनेटली एक तो टाइट स्ट्रिंग्स हैं जो कि कान के पीछे और गर्दन के कांटेक्ट में आती हैं, तो इससे दो तरह की समस्या हो सकती है। एक तो ये कि टाइटनेस की वजह से वहां पर स्किन इन्फ्लेम होकर के और उसमें सोर हो सकती है, और स्किन में एक्जिमा, एलर्जी भी होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो मटेरियल है मास्क का, कुछ मास्क इस तरह के हैं जिसमें कि प्लास्टिक का कुछ हल्का शीट इस्तेमाल की जाती है, तो उसके इस्तेमाल से वहां पर एलर्जी की समस्या रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स में तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, उनको तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मास्क ही यूज करना है, N95 यूज करना है, लेकिन जो डेली जैसे एक रेगुलर यूज के लिए एक कॉटन मास्क आते हैं, 3 लेयर्ड कॉटन मास्क हैं, तो वो एक तो बहुत टाइट ना पहने, आपको डेफिनेटली आपको अपना नाक का हिस्सा और जो मुंह है उसको आपने कवर करके रखना है। तो आप ऐसा मास्क आप लीजिए जो कि कॉटन का, प्योर कॉटन का बना हो, और थोड़ा सा इस तरह का लीजिए जिसके स्ट्रिंग्स भी बहुत ज्यादा
टाइट ना हो। जी। एक तो ये चीज सिलेक्शन ऑफ द मास्क। सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने मास्क आप 24 आवर्स तो आपको नहीं पहनना है, जब भी आप घर पर हैं या आप किसी ओपन स्पेस में हैं जहां पर आसपास ओवर क्राउडिंग नहीं है और आप एक्सपोज नहीं हो रहे, तो आप मास्क को आप नीचे करें। और सोते समय या दिन में जब भी आप फ्री हैं फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, कुछ इस तरह की क्रीम्स हैं, आप सिंपल कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं जो कि सूदिंग है, विटामिन ई क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर एलर्जी हो गई है, लाली आ गई है, खुजली हो रही है, दाने बन रहे हैं, कैलामीन लोशन लगा सकते हैं जो कि सूदिंग रहेगा और स्किन को ज्यादा इरिटेशन नहीं होने देगा। जी, और फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, दशरथ जी हैं जिन्होंने वाराणसी से कॉल किया है। दशरथ जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हमारे पास 2 दिन पहले बदन में खुजली हो रहा था जी, और मैं जाकर डॉक्टर को दिखा कर दवा लाया। दवा कल हमने लास्ट था वो खाया रात को, और खाने के बाद रात को में ही मेरे शरीर के अंदर 2-3 बजे में पूरे बदन में छाला छाला और लाल लाल का पूरा निकल आया है सर जी। और मैं गया अभी सुबह डॉक्टर को दिखाया तो दवा दिए, बोले एलर्जी है, ठीक हो, दवा खा लो। दवा खाया सर, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, डॉक्टर कौशल वर्मा, जी, क्या आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? सजेस्ट ये लगता है कि एक तरीके का एलर्जी है, शायद इनको आर्टिकेरिया है जो सीवियर आर्टिकेरिया हो गया है, और इनको ये कह रहे हैं कि 2 दिनों से ही है, तो इसलिए ये रिसेंट ऑनसेट की डिजीज है। और डॉक्टर की सलाह से मुझे लगता है कि ये ठीक हो जानी चाहिए। कोई ऐसी घबराने की या चिंता करने की बात नहीं। कभी ऐसा होता है कि यूजुअल डोजेज जो ये इस्तेमाल होती हैं आर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, उनसे नहीं ठीक होता है तो फिर हायर डोजेज यूज कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यूज कर सकते हैं, एक के बजाय 2 एंटीहिस्टामिन्स यूज कर सकते हैं। बट इनको ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि अब ये तो इतना ज्यादा हो गया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। ये डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, उनसे बात करें, उनको दिखाएं कि ये अभी नहीं ठीक हो रहा है या शायद थोड़ा बढ़ रहा है, और इसको ठीक हो जाने ना ठीक होने की तो कोई वजह नहीं लगती है। जी, डॉक्टर, हम यहाँ से देख नहीं सकते इसलिए एडवाइस नहीं कर सकते हैं। बेटर ये है कि वो अपने जो एक्सपर्ट हैं, अपने स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाकर के दोबारा मिले। जी, डॉक्टर वर्मा, कुछ सवाल भी आए हैं कि सर में दाने निकल रहे हैं। दाने निकलना सिर में बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, कैसे बचे और अगर हो जाए तो क्या करें? कितनी उम्र है इनकी? जो ईमेल आए उसमें तो उन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी है। जी, ठीक है। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि स्कैल्प हाइजीन, हेड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर ये मेंटेन करेंगे तो दाने निकलने अपने आप से ही कम हो जाएंगे। और अभी अगर दाने निकल रहे हैं, खुजली है, पस पड़ता है, तो अभी इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये कंसल्ट करें अपने एक्सपर्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें, उनको दिखाएं। एंटीबायोटिक्स का एक आध कोर्स की हो सकता है, शुरू में जरूरत हो, जब तक डिजीज एक्टिव है। जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद में अगर ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो दाने बार बार नहीं होने चाहिए। अगर ये बार बार दाने हो रहे हैं इसके बावजूद, तो फिर इनको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनमें दाने बार बार होते हैं और उसका इलाज संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो हमने बार बार कहा है कि स्किन हाइजीन, स्कैल्प हाइजीन, हेड हाइजीन, इनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रेगुलर शैम्पू करना है, रेगुलर वॉश करना है, तेल नहीं लगाना है, और ये सब चीजें अगर ये ध्यान में रखेंगे तो ये बार बार दाने होने की समस्या जो है इनकी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर गुप्ता, इस मौसम में अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, त्वचा की समस्याओं से बचाव के लिए पोषण और हाइड्रेशन, पानी पीना कितना जरूरी है? संक्षिप्त में आपका संदेश चाहेंगे। हाइड्रेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर दिस। आई मीन, अगर पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन होती है तो स्किन ड्राई होगी और उसमें कट्स पड़ सकते हैं, इचिंग होगी। और सबसे बड़ा ध्यान रखने, जिन लोगों को भी खारिश की प्रॉब्लम होती है, इचिंग की, they should keep their nails also cut। नाखून हमेशा काट के रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है वो हल्के से अनजाने में खारिश करते हैं नाखून से, और वो बजाय आराम आने की वो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि हाइजीन की, तो इस हाइजीन के अंदर एक कीपिंग योर नेल्स cut is very very important for all the patients who have got a skin disease, right, and they have got itching kind of a problem. Right, very important information, Dr. Gupta. And a very short comment, Dr. Vibhu, on whether to use sunscreen. Should we wear sunscreen at this cloudy weather? देखिए, क्लाउडी वेदर में भी जरूरत रहती है उन लोगों को जिनको सन एलर्जी है, उनको तो डेफिनेटली इवन क्लाउड्स के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पेनिट्रेट करता है। और जिनको इस तरह के स्किन डिजीजेस हैं जो कि सन इंड्यूस्ड होती हैं, उनको जरूर सन प्रोटेक्शन एडवाइज्ड है। और सनस्क्रीन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ
treatment of जी। sun allergies, जी। photodermatitis. Right. Thank you very much for that important information, Dr. Vibhu Mendiratta, Dr. Kaushal K. Verma, and Dr. A.K. Gupta, Namaskar. for sharing your ideas and suggestions with us. So it is said that filters are good, but it is better and great if you have a glowing skin. And if you need a healthy skin, proper skincare routine is must. So invest in your skin. This will keep away the skin problems and keep you healthy, and you'll have a great glowing skin throughout the season and throughout the year. बिल्कुल, जिसको बाहरी आवरण कहते हैं, अगर चमकती हुई त्वचा के साथ पे आप किसी के साथ मिलते हैं तो आपका जो पहला इंप्रेशन आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो स्वस्थ भी रहेंगे, सानंद भी रहेंगे। अगर आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको इतने सारे सजेशंस मिले हैं, हमें उम्मीद है कि आप इसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे बबलू,